हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं तो अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो है इनकम टैक्स। कल एक लेक्चर गया था वेरी शॉर्ट क्वेश्चन का, क्योंकि जान रहे हैं कि इस समय एग्जाम है, कहीं हो रहे हैं कहीं होने वाले हैं। तो उसके लिए इनकम टैक्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस साल के लिए क्या होगा, तो वो क्वेश्चन आपके लिए लाया। कल मैंने बताया था कि जो भी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वो तीन वेराइटी, तीन तरीके के होते हैं। वेरी शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन। तो कल वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में बताया था और आज शॉर्ट क्वेश्चन बताएंगे, फिर नेक्स्ट डे लॉन्ग क्वेश्चन। ठीक है, तो जल्दी से तैयार हो जाइए, सारे क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा, देखिएगा जरूर एग्जाम में मिलेंगे, इसमें से कुछ क्वेश्चन मिल ही जाएंगे। ठीक है, क्योंकि इस सब्जेक्ट का ये समझिए कि टॉप क्वेश्चनों में से एक है। तो देखिए लिखा गया है इनकम टैक्स आयकर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इन 2022 एग्जाम्स और शॉर्ट क्वेश्चंस। इसमें से भी कुछ क्वेश्चन बताए थे कल, जैसे कि मैंने बताया था लगभग 15 क्वेश्चन बताए थे। आज भी कुछ उसी के आसपास क्वेश्चन होंगे। इसको अपने बुक से कुछ पढ़कर स्टडी कर लीजिएगा, कुछ मेरा पुराना लेक्चर है वहाँ से भी देख सकते हैं। तो ये स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि गत वर्ष क्या है, क्या है, इसके सामान्य अपवाद बताइए। सामान्य अपवाद बताइए। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। गत वर्ष का मतलब होता है प्रीवियस ईयर। इनकम टैक्स में दो ईयर होते हैं, एक होता है प्रीवियस ईयर और एक होता है असेसमेंट ईयर। गत वर्ष का मतलब होता है जो पीछे बीत गया, और असेसमेंट ईयर का मतलब है जो चल रहा है। लेकिन ये सही डेफिनेशन नहीं है। सही डेफिनेशन का मतलब है जिस वर्ष आय कमाई जाती है, जिस वर्ष आय कमाई जाती है उसे गत वर्ष कहा जाता है। सबसे पहले एक चीज और जान जाए कि जब इसका आंसर आप लिखेंगे तो गत वर्ष या प्रीवियस ईयर लिखने के बाद से इसको अंडर सेक्शन 3 कर लीजिएगा, क्योंकि गत वर्ष का डेफिनेशन धारा 3 के अंतर्गत दिया गया है। तो यहाँ गत वर्ष की चर्चा चल रही थी। गत वर्ष का मतलब वह वर्ष होता है जिस वर्ष इनकम कमाई जाती है, उससे क्या कहा जाता है, गत वर्ष कहा जाता है। यहीं पे थोड़ा सा आगे बढ़ जाइए। जिस वर्ष उस इनकम पर टैक्स का पेमेंट किया जाता है, भुगतान किया जाता है, उसे असेसमेंट ईयर अर्थात कर निर्धारण वर्ष कहा जाता है। गत वर्ष सामान्यतः 12 महीने का होता है, लेकिन 12 महीने से कम भी हो सकता है। 12 महीने से कम भी हो सकता है, क्योंकि कोई आदमी मान लीजिए कि इस समय 2022 चल रहा है, उसने जनवरी में बिजनेस स्टार्ट किया, तो बिजनेस जनवरी में बिजनेस स्टार्ट किया तो जनवरी, फरवरी एंड मार्च, 31 मार्च तक उसके लिए 3 मंथ बस हुए गत वर्ष अर्थात प्रीवियस ईयर, क्योंकि उसका आगे वाला जो तो असेसमेंट ईयर हो जाएगा। तो गत वर्ष कम का भी हो सकता है, लेकिन 12 महीने से अधिक का नहीं होता। तो गत वर्ष समझिए क्या हुआ। क्योंकि एक चीज और भी यहाँ पे है गत वर्ष में, जान लीजिएगा कि गत वर्ष का मतलब होता है कि इस वर्ष उस करदाता को टैक्स का पेमेंट नहीं करना पड़ता। क्यों? क्योंकि उस वक्त तो वो कमाता है, कमाएगा इस साल तो टैक्स चुकाएगा, अगले साल को कमाएगा तो उसके अगले साल चुकाएगा। तो जिस साल वो कमाएगा वो गत वर्ष कहलाता है। लेकिन इस नियम के कुछ अपवाद भी है। क्या है अपवाद? बहुत एक चीज और बता दें, बहुत शॉर्ट में मैं बता रहा हूं, मैं केवल आपको माइंड में थोड़ा सेट करना चाह रहा हूं कि इस क्वेश्चन का मतलब क्या है, ताकि आप उसको समझ जाए और अपनी भाषा में एग्जाम में अच्छे तरीके से लिख लें। ठीक है, इसके कुछ अपवाद भी हैं। अपवाद का मतलब क्या है? मैंने जैसे अभी बताया कि गत वर्ष का मतलब होता है कि जिस वर्ष करदाता कोई व्यक्ति इनकम कमाता है वो गत वर्ष है, और अक्सर गत वर्ष में टैक्स का पेमेंट नहीं करना रहता है, नेक्स्ट ईयर अगले साल करना रहता है। लेकिन इस नियम के कुछ अपवाद भी है। अपवाद क्या है कि पहला इसका अपवाद है धारा 172 के अंतर्गत। 72 के अंतर्गत क्या है कि अनिवासियों की समुद्री जहाज द्वारा व्यापार से आय, मतलब कोई ऐसा पर्सन जो कोई अनिवासी समुद्री जहाज के कर्मी दल का सदस्य है और उसके द्वारा यदि कोई आय कमाई जाती है तो उस पर टैक्स उसी वर्ष देना रहता है जिस वर्ष वो आय कमाई है, क्योंकि वो तो एक बार समुद्र के रास्ते चला जाएगा तो 6 महीना उसी में रहेगा। दूसरा इसमें है कि धारा 174, दूसरा है धारा 174। धारा 174 कहता है कि भारत छोड़कर जाने वाले व्यक्तियों की आय, मतलब ऐसा कोई पर्सन जिसको हमेशा के लिए भारत छोड़कर जाने का इरादा है,
ऐसे व्यक्तियों से टैक्स उसी साल ले लिया जाता है जिस साल उसने टैक्स इनकम कमाया है। और अगला है इसमें धारा 175, 3 नंबर है धारा 175, 175 का कहना है कि यदि कोई व्यक्ति कर बचाने के उद्देश्य से अपनी संपत्ति का हस्तांतरण किसी और पर्सन को कर देता है तो ऐसी दशा में इनकम जिस वर्ष कमाएगा उसी वर्ष उसे टैक्स का पेमेंट करना होगा। अगला धारा 176, चौथा अपवाद है इसका, धारा 176। धारा 176 कहता है कि व्यवहार अथवा पैसे के बंद होने पर, मान लीजिए कि किसी वर्ष कोई बिजनेस बंद हो गया, तो बंद होने का मतलब है कि वर्ष स्टार्ट हुआ तभी नहीं बंद हो गया, कुछ महीना चला होगा, कुछ दिन चला होगा, तो जितने दिन चला तो कुछ न कुछ कमाया होगा, तो उस पर गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ेगा, इनकम टैक्स देना पड़ेगा। तो ऐसा कोई कारोबार जब किसी फाइनेंशियल ईयर में किसी गत वर्ष में चल रहा है लेकिन बंद हो जा रहा, लेकिन तो उस पर टैक्स का भुगतान कब करना रहेगा? अगले साल का इंतजार तो नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि बंद हो गया तो उसका ताता पता गायब हो जाएगा, सब कुछ खत्म। तो ऐसे व्यक्तियों से टैक्स उसी साल चुकाना पड़ता है जिस साल उसका व्यवसाय अथवा पैसा बंद हुआ। ठीक है, तो इस तरह ये क्वेश्चन कंप्लीट। ठीक है, अब इसके बारे में आप लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, सेकेंड क्वेश्चन, ये मोस्ट इंपोर्टेंट 10 क्वेश्चन बता रहे हैं आप। अगला क्वेश्चन हमारा है कृषि आय क्या है? आय क्या है? इसके प्रकार बताइए, इसके प्रकार बताइए। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें 2 टॉपिक है, कृषि या एग्रीकल्चर, व्हाट इज एग्रीकल्चर इनकम एंड काइंड्स ऑफ एग्रीकल्चर इनकम। एग्रीकल्चर इनकम क्या होता है? कृषि आय बताइए। यदि कोई कृषि भूमि जो भारत में स्थित है और उस पर समस्त प्रकार की कृषि क्रियाएं की जाती हैं, जैसे सिंचाई, निराई, गुड़ाई, ठीक ना, जुताई, बुआई, खाद, पानी, जो भी है, जब फसल तैयार होती है तो उसकी कटाई भी की जाती है। कटाई करने के बाद से उसे बाजार में बेचने योग्य बनाया जाता है और मार्केट में बेच दिया जाता है। अब वहां पे जो इनकम प्राप्त होती है वो हमारा एग्रीकल्चर इनकम कहलाता है। ठीक है, लेकिन इसमें जरूरी यह है कि भूमि भारत में स्थित होनी चाहिए, भूमि पर कृषि संबंधी समस्त क्रियाएं की जानी चाहिए और फसल जब तैयार हो जाता है तो उसे कटाई की जानी चाहिए और उसे बाजार में बेचने योग्य बनाना चाहिए। उसके बाद जो इनकम प्राप्त होती है वो हमारी एग्रीकल्चर इनकम होती है। ठीक ना। एक और भी चीज है कि उस भूमि पर भूमिकर्ता का, करदाता का हित होना चाहिए, भूमि उसकी अपनी होनी चाहिए। दूसरे का खेत बोएगा तो एग्रीकल्चर इनकम थोड़े होगा, अपना खेत बोएगा एग्रीकल्चर इनकम होगा। अब वो चाहे अपना खेत हो या पट्टे पर लिया हो या जैसे भी हुआ, लेकिन उसका जरूर कुछ ना कुछ हित होना चाहिए। प्रश्न है, ये तो एग्रीकल्चर इनकम हो गया। अब इसके प्रकार क्या है? ये कई टाइप की होती है, जैसे किराया व लगान। पहला है किराया व लगान। कृषि भूमि से यदि कोई किराया प्राप्त होता है, उस भूमि का अधिकार का प्रयोग करने के बदले में यदि कोई रेंट भी प्राप्त होता है, लेकिन उस पर कृषि क्रिया की जाती हो, तो वह किराया या लगान कृषि आय कहलाती है। पहला प्रकार। दूसरा प्रकार क्या है? दूसरा है कृषि कार्यों से आय। कृषि कार्यों से आय। यदि करदाता स्वयं उस अपनी भूमि पर कृषि क्रिया करता है और उससे इनकम कमाता है तो कृषि क्रिया कार्यों से आय कहलाएगी। ये भी उसके दूसरा प्रकार। तीसरा है पैदावार को बेचने योग्य बनाने से आय। पैदावार को बेचने योग्य बनाने से आय। बनाने से आय। उस अपनी कृषि उपज को, जो पैदावार उसने उत्पन्न किया है, मार्केट में बेचने योग्य बना रहा है, तो वहां पे क्या होगी? कृषि आय कहलाएगी। एग्जाम्पल के तौर पर कोई तंबाकू बना रहा है, तंबाकू को पौधा उगाया, तो भाई उसका तो अनाज तो निकलेगा नहीं, डंठल पत्ते निकलेंगे। अब उसको क्या करता है? डायरेक्ट तो बिकेगा नहीं, उसको काटेगा, सुखाएगा, मार्केट में बेचने योग्य बनाएगा।
तब भी कहेगा, वो भी एग्रीकल्चर इनकम का है। अगला है उपज को बेचने से आए, उपज को बेचने से आए, यदि अपनी उस उपज को मार्केट में बेचता है, मंडी में बेचता है, वो भी एग्रीकल्चर इनकम का है। अगला है खेत में मकान से आए, खेत में मकान से आए। मान लीजिए कि करदाता का कोई खेत है, कृषि भूमि है, उसमें एक साइड में कहीं किनारे मकान बना है और उस मकान का प्रयोग कृषि कार्यों के लिए किराए पर उठाया गया, तो जो रेंट मिलेगा वो भी हमारी कृषि आय का है। तो यही 5 टाइप के होते हैं और कोई टाइप नहीं। आगे बढ़ते हैं, 2 नंबर क्वेश्चन हुआ। तीन नंबर क्वेश्चन, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन छांटना भी पड़ता है। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो है वार्षिक मूल्य क्या है। वार्षिक मूल्य क्या है, इसकी गणना कैसे की जाती है, इसकी गणना कैसे की जाती है, ठीक है। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, ये हाउस प्रॉपर्टी का क्वेश्चन है। वार्षिक मूल्य एनुअल वैल्यू क्या होता है। जब भी कोई करदाता किसी भी मकान को किराए पर उठाता है तो जितने भी टाइप के किराए होते हैं उन किरायों में जो सबसे अधिक होता है, किराए में जो सबसे अधिक होता है वो तो हमारा एक्सपेक्टेड रेंट कहलाता है। और उसमें से जब म्युनिसिपल टैक्स घटा दिया जाता है तो जो आता है हमारा क्या कहलाता है, एनुअल वैल्यू कहलाता है। इसको हम एक गणना करके दिखा रहे हैं कि मान लीजिए कि कोई भी मकान है और यह रेंट पे है, रेंट मतलब किराए पे है। इसके संबंध में हमारे पास 2 नियम दिए गए और 2 नियम क्या है। मकान वह जिस पर किराया नियंत्रण अधिनियम लागू हो, एक तो ये आता है। और जिस पर किराया नियंत्रण अधिनियम लागू न हो, 2 चीजें आती हैं। अब इसमें हमें एनुअल वैल्यू ज्ञात करने के लिए इस एनुअल वैल्यू की व्याख्या एक और चीज भी बता देना है कि 23 में की गई। किसमें की गई है, 23 में, माने सेक्शन 23 में की गई। तो यहां पे कैसे ज्ञात किया जाएगा, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम इधर से बता रहे हैं कि जिस पर किराया नियंत्रण अधिनियम लागू न हो। यहां पे फर्स्ट पॉइंट पे लिखते हैं एक्चुअल रेंट, जो भी एक्चुअल रेंट होगा ये। दूसरे नंबर पे लिखते हैं म्युनिसिपल वैल्यू ये। और तीसरे नंबर पे लिखते हैं फेयर रेंट। इन तीनों में जो अधिक होगा, ठीक ना, विचर इज मोर देन, यह जो आएगा एक्सपेक्टेड रेंट कहलाता है, जिसको ग्रॉस एनुअल वैल्यू भी कहा जा सकता है। अब इसमें से हम घटाते हैं लेस म्युनिसिपल टैक्स, नगरपालिका कर म्युनिसिपल टैक्स, हम इसको यहां पे घटा देंगे तो जो यहां पे आएगा यहीं पे हमारा ये एनुअल वैल्यू कहलाएगा। और भी इसमें बहुत सारे चीजें जुड़ते घटते हैं, जैसे अनरियलाइज्ड रेंट वगैरह है, लेकिन एक जनरल तौर पर बस यही होता है।
लेकिन इसी को जो रेंट कंट्रोल एक्ट के अंतर्गत है वहां पे थोड़ा सा रूल बढ़ जाता है। यहाँ पे रेंट को हमने एक पार्ट में लिखा है, वहां रेंट दो पार्टों में बंट जाता है। जैसे ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले फर्स्ट पार्ट में ये सेक्शन ए है, एक्चुअल रेंट। एक्चुअल रेंट को हमने यहाँ पे लिया, फिर पहला नंबर, दूसरा नंबर पे म्युनिसिपल वैल्यू को लिया, तीसरे नंबर पे फेयर रेंट को लिया, फेयर रेंट को लिया। और सेक्शन बी में हमारा होता है फिर से एक एक्चुअल रेंट, और दूसरा एक आ जाता है स्टैंडर्ड रेंट। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, इन तीनों में जो अधिक हो, ठीक ना, मोर देन, और इन दोनों में जो अधिक हो, मोर देन, और इन दोनों में जो कम हो, अर्थात लेस देन। ठीक है, इसमें से हम, ये हमारा एक्सपेक्टेड रेंट कहलाएगा। लेस क्या घटाते हैं? म्युनिसिपल टैक्स घटाते हैं। म्युनिसिपल टैक्स जो घटाएंगे, इसके बाद तुरंत जो आएगा वही हमारा क्या कहलाएगा? एनुअल वैल्यू कहलाएगा। ऐसे इसकी गणना की जाती है। अच्छे तरीके से लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा थोड़ा नोट करते जाइएगा, समझते रहिएगा, मेन जरूरी है समझना। समझेंगे, एक्सप्लेन कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, अगला जो हमारा क्वेश्चन है पूंजी संपत्ति की, कैपिटल गेन का क्वेश्चन है। मिटा रहे हैं, 3 नंबर क्वेश्चन हो गया। मैं केवल एक सामान्य जानकारी दे रहा हूं, इसलिए आप अपने माइंड में कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर कर लीजिएगा और इसको अच्छी तरह सिस्टमेटिक ढंग से एग्जाम में लिखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है पूंजी संपत्ति क्या है और यह कितने प्रकार की होती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पूंजी संपत्ति क्या है, यह कितने प्रकार की होती है, यह हमारा क्वेश्चन है। व्हाट इज कैपिटल एसेट्स? कैपिटल एसेट्स क्या होती है? अब ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले इसके धारा के बारे में लिख देंगे कि हेडिंग जो भी लिखेंगे हम पूंजी संपत्ति, तो अंडर सेक्शन लिख देंगे, कितना है 242, 214 है। ठीक है, पूंजी संपत्ति क्या है? यहां पूंजी संपत्ति से तात्पर्य सभी प्रकार की चल और अचल संपत्ति से, चल और अचल संपत्ति से, मतलब ऐसी संपत्तियां जो व्यवसाय में प्रयोग में आती हैं, प्रयोग में आती हैं, चाहे वो चल संपत्ति हो, अचल संपत्ति हो, मूर्त संपत्ति हो, अमूर्त संपत्ति हो, तो उसे पूंजी संपत्ति कहा जाता है। जैसे कि मान लीजिए कि पूंजी संपत्ति में एग्जाम्पल के तौर पर भूमि है, भवन है, फर्नीचर है, प्लांट है, मशीनरी है, ठीक ना, व्यापार की ख्याति है, पट्टेदारी है, लाइसेंस कोई है, गुडविल है, आभूषण है, अंश है, या न किसी प्रकार का लाइसेंस है, इस सारी संपत्तियों को पूंजी संपत्ति कहा जाता है। अब इसमें एक चीज जरूरी जानना है कि कौन सी ऐसी संपत्ति है जिसे पूंजी संपत्ति नहीं माना जाता। ये भी पॉइंट ध्यान में रखा है। पूंजी संपत्ति तो सभी जानते हैं कि पूंजी संपत्ति क्या ऐसी संपत्ति है, चल अचल मूर्त अमूर्त किसी भी प्रकार को की होती है, जिसका यूज हम करते हैं, जिसका व्यापार में प्रयोग में लाया जाता है, वो सारी कैपिटल एसेट्स कहलाती है। लेकिन कुछ ऐसी भी संपत्तियां हैं जो यूज तो आती है, होती हैं, मगर वो कैपिटल एसेट्स नहीं होती। जैसे कि व्यापारिक माल, बिजनेस का कोई माल है या स्टॉक है, उसे कैपिटल एसेट्स नहीं माना जाता। क्यों? क्योंकि वो तो कभी भी बिक सकता है। कैपिटल एसेट्स का मतलब कुछ लॉन्ग टर्म तक प्रयोग की जाए। दूसरा है व्यक्तिगत उपयोग की चल संपत्तियां, मतलब कि कोई ऐसी भी संपत्ति जो पर्सनल यूज के लिए जो है वो हमारे चल क्या पूंजी संपत्ति नहीं है। जैसे कपड़े वगैरह हो गए या अन्य घरेलू सामान वगैरह हो गए, लेकिन उसमें आभूषण शामिल नहीं होगा, बाकी सारी चीजें होंगी। यह कृषि भूमि है, गोल्ड बॉन्ड है, कोई स्वर्ण निक्षेप बॉन्ड है, ये सब
कैपिटल एसेट्स के अपवाद। अब प्रश्न ये जानना है कि ये कितने प्रकार की होती है। ये तो बता दें आपको कि ये 2 प्रकार की होती है। कौन सा होता है? एक होता है अल्पकालीन पूंजी संपत्ति, और एक होता है दीर्घकालीन पूंजी संपत्ति। अल्पकालीन पूंजी संपत्ति क्या होता है कि ऐसी संपत्तियां जो कम समय तक प्रयोग में लाई जाती है, मतलब कि आपको क्रय करने के बाद से 36 माह के अंदर उसे बेच दी जाती है, तो उसे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कहा जाता है। ऐसी संपत्तियां क्रय करने के बाद 36 माह के बाद बेची जाती हैं, ठीक है ना, तो उसे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कहा जाता है। मतलब ऐसी संपत्ति जो आज खरीदे और 36 महीने मतलब 3 साल के अंदर हमने बेच दिया, उससे जो भी गेन हुआ वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ, लेकिन वही 36 महीने के बाद बेचा तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ। लेकिन इसके भी कुछ अपवाद है, जैसे कि शेयर या बॉन्ड के संबंध में यह अवधि 36 महीने की जगह पर 12 महीने रखा गया। ठीक है, बस काफी है, बाकी बुक से पढ़ लीजिएगा। 4 क्वेश्चन हो गया, आगे बढ़िए। पांच नंबर क्वेश्चन 5। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा है भाई? हानियों को आगे ले जाना और उनकी पूर्ति के संबंध में प्रावधान बताइए। हानियों को आगे ले जाना व उनकी पूर्ति करने के संबंध में आयकर अधिनियम के प्रावधान बताइए। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में आता है कि हानियों को आगे ले जाना। जैसे देखते होंगे इनकम टैक्स में 5 हेड हैं, 5 आय के जरिए: सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस प्रोफेशन, कैपिटल गेन और अदर सोर्सेस। यदि इन हेड से, इन आय के जरियों से हानि होती है तो सबसे पहले तो उसी शीर्षक के हेड से पूरा किया जाता है, उससे नहीं होगा तो अदर शीर्षक से पूरा किया जाएगा। लेकिन उसके बाद भी पूरा नहीं होता तो उसे कैरी फॉरवर्ड कर दिया जाता है नेक्स्ट ईयर के लिए। तो उसे क्या किया जाता है? उस हानि को आगे ले जाया जाता है और उसकी पूर्ति की जाती है। यही जानना है कि उसकी पूर्ति के संबंध में क्या प्रावधान दिए गए। सबसे पहले दिया गया है मकान संपत्ति। अब सोच रहे होंगे कि सैलरी क्यों नहीं दिया है? सैलरी से कहां हानि होती है? होता है? नहीं होता। तो ध्यान दीजिएगा, सैलरी से सैलरी पर हाउस प्रॉपर्टी से यदि हानि होती है तो इसे आगे ले जाकर 8 कर निर्धारण वर्षों में इसकी पूर्ति की जा सकती है। मकान संपत्ति से यदि हानि होती है तो इस हानि की पूर्ति अगले 8 कर निर्धारण में मकान संपत्ति से यदि आय होती है तो उससे पूरा की जा सकती है। दूसरा है गैर सट्टा व्यापार से आय। दूसरा है गैर सट्टा व्यापार से हानि। गैर सट्टा व्यापार से हानि, यदि गैर सट्टा व्यापार से भी हानि होती है, गैर सट्टा व्यापार मतलब एक नॉर्मल बिजनेस, सट्टा वाला नहीं, तो इस हानि की पूर्ति भी अगले 8 कर निर्धारण वर्षों में या उसके अंदर गैर सट्टा व्यापार के लाभ से पूरा किया जा सकता है। अगला है सट्टा व्यापार से हानि, 3 नंबर पे है सट्टा व्यापार से हानि। सट्टा व्यापार से यदि हानि होती है तो इसे अगले 4 कर निर्धारण वर्षों में पूरा किया जा सकता है, लेकिन किससे? केवल सट्टे के व्यापार के लाभ से। अगला है अल्पकालीन पूंजी हानि। अल्पकालीन पूंजी हानि, यदि कैपिटल गेन में 2 कैपिटल गेन होते हैं, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। अल्पकालीन पूंजी हानि हुई है तो उसकी पूर्ति कैसे किया जा सकता है?
अगले 8 कर निर्धारण वर्षों में किससे? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन दोनों से पूरा किया जा सकता है। यदि अल्पकालीन पूंजी शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस हुआ है तो इसे अगले 8 कर निर्धारण वर्षों में, चाहे वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो, उससे हम पूरा कर सकते हैं। अगला है दीर्घकालीन पूंजी। दीर्घकालीन पूंजी, हाँ, यदि दीर्घकालीन पूंजी हानि है तो इसकी पूर्ति कैसे करेंगे? इसकी पूर्ति 8 कर निर्धारण वर्षों में केवल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से पूरा किया जा सकता है। अब यहाँ पे देखिएगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो रहा है तो बस अगले 8 कर निर्धारण वर्ष में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन दोनों से पूरा किया जा सकता है। लेकिन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लॉस होता है तो ऐसी दशा में उसकी पूर्ति केवल 8 कर निर्धारण वर्षों में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से ही पूरा किया जा सकता है, अन्य किसी हेड से नहीं। अगला है घोड़ों के रख रखाव से हानि। घोड़ों के रख रखाव से हानि, घोड़ों के रख रखाव से यदि हानि होती है तो इसकी पूर्ति 4 कर निर्धारण वर्षों में, 4 कर निर्धारण वर्षों में पूरा किया जा सकता है। ठीक है। इसके अतिरिक्त किसी भी अन्य प्रकार की हानि होती है, जैसे लॉटरी, जुआ या अन्य कोई चीजें हैं, तो उसकी पूर्ति किसी से नहीं की जा सकती। केवल हानियों की पूर्ति के संबंध में यही मुख्य प्रावधान दिए गए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन हो गया, 6 नंबर पे आइए। सिक्स नंबर, 6 नंबर हमारा कौन सा क्वेश्चन है? हिंदू अविभाजित परिवार का कर निर्धारण कैसे किया जाता है? हिंदू अविभाजित परिवार का कर निर्धारण किस प्रकार किया जाता है? किस प्रकार किया जाता है? आप HUF लिख देंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। हिंदू अविभाजित परिवार का कर निर्धारण एक नॉर्मल जैसे एक व्यक्ति होता है उसी के कर निर्धारण की तरह हिंदू अविभाजित परिवार का कर निर्धारण किया जाता है। HUF मतलब हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का टैक्स असेसमेंट वैसे ही किया जाता है जिस तरह एक पर्सन का किया जाता है। यहां पे थोड़ा सा डेफिनेशन में हल्का सा चेंज ये है, हिंदू अविभाजित परिवार का तात्पर्य एक ऐसा परिवार जिसकी में ज्वाइंट फैमिली हो, उसके पूर्वज एक ही वंशज के हो, एक साथ रहते हो, उनका कोई निश्चित कारोबार हो। उस परिवार का जो वरिष्ठतम सदस्य होता है, वरिष्ठतम पुरुष सदस्य होता है, वो परिवार का कर्ता होता है। जो भी टैक्स असेसमेंट किया जाता है परिवार के नाम से, कर्ता के नाम से किया जाता है, उसमें परिवार के जो मेंबर्स होते हैं वो तो मालिक होते ही हैं, हिस्सेदार होते हैं, लेकिन उनका पावर समझिए सीज रहता है, कम रहता है। मेन जो पावर रहता है कर्ता के नाम से होता है, सब कुछ कर्ता के नाम से किया जाता है। कर्ता मतलब होता है परिवार का मुखिया। कभी कभी ऐसा भी सिचुएशन आती है कि जिसमें परिवार में पुरुष वरिष्ठ सदस्य नहीं होते, महिला ही वरिष्ठ होती है, ऐसा भी सिचुएशन आता है, तो वहां पर परिवार की जो वरिष्ठतम महिला होगी वो परिवार की कर्ता मानी जाएगी और उसका टैक्स असेसमेंट किया जाएगा जब, तो एक व्यक्ति की तरह उसी महिला के नाम से किया जाएगा। क्योंकि इसमें 2 संप्रदाय हैं, वो इस क्वेश्चन के अंतर्गत नहीं है, मिताक्षरा संप्रदाय और दायभाग संप्रदाय, वो अलग चीजें हैं, लेकिन यहाँ टैक्स असेसमेंट की बारी आती है। अब इसमें कैसे किया जाएगा, इसके लिए भी नियम बना है कि उस परिवार के कर्ता की जितनी भी इनकम होती है उस सारे इनकमों को जोड़ दिया जाता है। जोड़ने के बाद से उसमें से डिडक्शन घटाया जाता है 80C से लेकर, 80C से लेकर 80TTA के 80TTA तक की छूट घटाई जाती है, यू तक नहीं, TTA तक। घटाने के बाद से हमारा जो आता है ये हमारा टोटल इनकम कहलाता है। अब ये टोटल इनकम हमारे टैक्सेबल सीमा हमारी 2.5 लाख रुपए तक दी गई है। 2.5 लाख रुपए से अधिक है
तो उस पर टैक्स असेसमेंट किया जाएगा, 2.5 लाख से कम है तो टैक्स असेसमेंट नहीं किया जाएगा। प्रश्न में आता है टैक्स असेसमेंट कैसे किया जाता है। यदि इनकम उसकी 2.5 लाख से अधिक है, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख है, तो उस पर भी वही नॉर्मल रेट रखता है कि 2.5 लाख तक है तो एग्जम्प्ट, 2.5 लाख से अगले 5 लाख के अंदर तक है तो उस पर 5%, और उसके बाद से 5 लाख से अधिक है, 10 लाख से कम है तो उस पर 20%, और 10 लाख से अधिक है तो उस पर 30%। इसके बाद से हेल्थ एंड एजुकेशन टैक्स उसमें इंक्लूड होता है 4%, जो आता है हमारा टैक्स लायबिलिटीज का रहता है। यही हिंदू अविभाजित परिवार का कर निर्धारण है, जैसे कि एक व्यक्ति का कर निर्धारण। ठीक है, थोड़ा सा डेफिनेशन में बस चेंज होगा और कुछ नहीं है। तो 6 नंबर क्वेश्चन हुआ। 7 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए 7 कौन सा है क्वेश्चन भाई। पुस्तक लाभ क्या है, पुस्तक लाभ क्या है, इसकी गणना किस प्रकार की जाती है। बुक प्रॉफिट क्या होता है, ये कहाँ मिलेगा बता देना। साझेदारी फर्म का जो कर निर्धारण है वहां पे मिलेगा। बुक प्रॉफिट क्या होता है, फर्म का जो लाभ होता है, फर्म का जो प्रॉफिट होता है, उस जब प्रॉफिट में जितने भी अस्वीकृत व्यय, फर्म के लाभ में जब सभी अस्वीकृत व्ययों, साझेदारों के पारिश्रमिक को जो डेबिट कर दिए गए, और 12% से अधिक की दर के ब्याज, ये तीनों चीज को जोड़ दिया जाता है, और उसमें से स्वीकृत व्ययों को तथा अन्य समस्त साधनों से आयों को जो क्रेडिट किए गए हैं घटा दिया जाता है, जो आता है हमारा बुक प्रॉफिट का आता है। अब इसकी गणना कैसे करेंगे, जैसे इसका जो फॉर्मेट है उसी को एक्सप्लेन करके लिख देंगे तो लिखा जाएगा। मान लीजिए कि बुक प्रॉफिट आपको निकालना है, इसकी गणना के जहां तक बात है, सबसे पहले लाभ हानि खाते का, लाभ हानि खाते का लाभ हम लिख देंगे, इसमें हम ऐड कर देंगे, जोड़िए अस्वीकृत व्यय, अस्वीकृत व्यय। अब यहां थोड़ा सा जानना है अस्वीकृत व्यय में कि धारा 28 से 44 डीबी तक ना हो, मतलब धारा 28 से 44 डीबी का ना हो, ऐसे अस्वीकृत व्यय। इसके बाद से साझेदारों का पारिश्रमिक, साझेदारों का पारिश्रमिक, और 12% से अधिक, 12% से अधिक दर का ब्याज, दर का ब्याज। ये तीनों पॉइंट को जोड़ दिया जाएगा। जोड़ने के बाद से इसमें से घटाया क्या जाता है स्वीकृत व्यय, जितने भी, लेकिन वह स्वीकृत व्यय जो यहाँ पे अस्वीकृत है, ये वाले स्वीकृत, और अन्य साधनों से आए, जितने भी अन्य साधनों से आए जो लाभ खाते के क्रेडिट कर दिया गया, इन दोनों चीजों को हम जोड़ के यहाँ घटा देंगे, जो आएगा यही हमारा क्या कहलाएगा, बुक प्रॉफिट किया जाएगा। इसी को आपको थ्योरी के रूप में एक्सप्लेन करके लिखना है कि व्हाट इज बुक प्रॉफिट, बुक प्रॉफिट इज फला फला, फॉर्मेट बना दीजिएगा, आंसर कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। ध्यान दीजिएगा 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। कर निर्धारण अधिकारी के अधिकार या कार्य, कर निर्धारण अधिकारी के अधिकार या इसी को कार्य बताइए, ये हमारा क्वेश्चन है। इसका उल्लेख 2(7)A में किया गया, धारा किस में किया गया 2(7)A। याद है तो लिखिएगा, ना याद हो मत लिखिएगा। टैक्स असेसमेंट ऑफिसर्स क्या होता है,
ध्यान दीजिएगा, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में टैक्स असेसमेंट ऑफिसर का कोई बहुत खास पद नहीं है। यहाँ उसके पद का यहाँ मतलब ये है कि आयकर विभाग में जो भी अधिकारी हैं, छोटे हो चाहे बड़े अधिकारी, किसी भी व्यक्ति को कर निर्धारण का जब कार्य सौंपा जाता है तो ऐसे अधिकारी को कर निर्धारण अधिकारी कहा जाता है। ठीक है ना? कर निर्धारण अधिकारी कर का निर्धारण करता है, और किसका निर्धारण करता है? अपने क्षेत्र के जो भी करदाता होते हैं उनके कर का निर्धारण करने का कार्य कर निर्धारण अधिकारी करता है। ठीक है? तो जिस अधिकारी को, कोई भी वो अधिकारी को सौंपा जा सकता है, जैसे अतिरिक्त कमिश्नर, अतिरिक्त निदेशक, संयुक्त निदेशक, सहायक कमिश्नर, उप निदेशक, उप कमिश्नर, ठीक ना, आयकर अधिकारी, सहायक निदेशक, उसी को भी मतलब कर निर्धारण अधिकारी का कार्यभार सौंपा जा सकता है। मेन इसमें जानना है कि इसके राइट्स क्या है, इसके कार्य क्या है, ये कौन कौन सा काम करता है। पहला काम कर का निर्धारण करता है। फर्स्ट कार्य क्या करता है? कर का निर्धारण, कि अपने क्षेत्र के करदाताओं का कर का निर्धारण करता है, लगाता है कि भाई आप टैक्स के दायरे में है, आप टैक्स दीजिए। दूसरा क्या करता है? पुनः कर निर्धारण, पुनः कर निर्धारण। मान लीजिए कोई किसी करदाता का टैक्स असेसमेंट हुआ है, गलत है, कम किया गया है, अधिक किया गया है, तो फिर से उसका रीअसेसमेंट होगा। अगला क्या है कि वह जितने भी हिसाब किताब की लेखा और पुस्तकें हैं मांगने का उसे अधिकार है, तभी न जानेगा कि भाई कि सही दिए हैं कि गलत दिए हैं। अगला क्या है कि उसे गवाही लेने का भी अधिकार है, वो किसी से भी गवाही उस विषय में ले सकता है, आप ही से ले सकता है। अगला और क्या अधिकार है? कर वसूल करने का भी उसे अधिकार प्राप्त है। और क्या अधिकार है? यदि आपसे ज्यादा टैक्स ले लिया तो कर की वापसी करने का भी उसे अधिकार है। अगला, यही टैक्स असेसमेंट ऑफिसर आपका पेन अलॉट करता है। ठीक है? और भी क्या है? किसी भी प्रकार का ये समायोजन करता है, आय का विवरण प्रस्तुत करने का नोटिस देता है, वो किसी भी कंपनी के खातों का, बही खातों का निरीक्षण कर सकता है, कहीं भी आपकी संस्था का घर का तलाशी ले सकता है, संपत्ति को कुछ पल के लिए कब्जे में रख सकता है, ठीक ना, भूल सुधार भी कर सकता है, अपील भी कर सकता है, यही सब उसके कार्य। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन हुआ, अब 9 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नौ नंबर हमारा क्वेश्चन है, देखिए वो क्या है। ई फाइलिंग क्या है समझाइए। ई फाइलिंग क्या है समझाइए। अब समझिएगा, ई फाइलिंग का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग। पहले क्या होता था, एक फॉर्म आता था कागज पर मैनुअली, जो भी करदाता होते थे तो उस फॉर्म को लेते थे, किस किस स्रोत से कितना कितना आय कमाया है उस पर लिखते थे, कितना कितना डिडक्शन चाहिए वो भी लिखते थे कागज पर एक फॉर्म पे, कितना टैक्स उसकी लायबिलिटीज हुई पूरा काट के उस पर दर्शाते थे, जितना अमाउंट का टैक्स लायबिलिटीज हुआ उतना कैश चेक जैसे भी था बैंक में ले आकर जमा कर देते थे। ऐसा टैक्स असेसमेंट पहले होता था। लेकिन अब टेक्नोलॉजी का ज़माना है, सब कुछ ऑनलाइन चलता है, कंप्यूटर से चलता है, तो वेबसाइट पे हमारा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में ई फाइलिंग किया जाता है। उस वेबसाइट पे जाएंगे, जैसे वेबसाइट है www.incometaxefiling.com.government.in, ठीक है, इस पे जाइए, वेबसाइट खुला, फाइलिंग तैयार, सारा फॉर्मेट, नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, फला फला, एड्रेस, पैन कार्ड, मोबाइल नंबर, आधार कार्ड, ठीक ना, सारे डिटेल्स इंफॉर्मेशन रहेंगे। वहाँ पे ये भी ऑप्शंस रहेगा, आपका इनकम फ्रॉम सोर्सेस क्या है, तो सोर्सेस सारे हेड दिए रहेंगे, डिडक्शन क्या है, ये सारी चीज़ें दिए रहेंगी, आपको एक एक करके फिल करना है। और फिल करने के बाद से
आप क्या करेंगे, लास्ट में उसको सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद से जितनी आपकी टैक्स लायबिलिटी बनेगा उतना ऑनलाइन पेमेंट उसको कर देंगे उस डिपार्टमेंट में, बस हो गया ई फाइलिंग। तो यही कहलाती है ई फाइलिंग। यहाँ पे कागजों का प्रयोग न करके, किसी अन्य माध्यम का प्रयोग न करके सीधे वेबसाइट पे जाइए, सारा डिटेल्स आप भर दीजिए, लास्ट में टैक्स जितना भी होगा आपको पेड करना रहेगा, वो भी ऑनलाइन पेमेंट कर दीजिए, हो गई इलेक्ट्रॉनिक फाइल। सिंपल सा समझिए कि कहीं एडमिशन या नौकरी के लिए जो फार्म भरते हैं तो ऑनलाइन फार्म है, क्या जो रिक्वायरमेंट या इन्फॉर्मेशन आपसे मांगी जा रही है वो डिटेल आप भर दीजिए, लास्ट में पेमेंट का ऑप्शन आता है, पेमेंट कर दीजिए, फॉर्म सबमिट, हो गई फाइल। तो वह एक आधुनिक तरीका है टैक्स चुकाने का। इससे फायदा क्या होता है, कहीं भी जाने की जरूरत नहीं, सिस्टम है जहां है वहीं से आप ई फाइलिंग कर सकते हैं। दूसरी चीज, जो भी डाटा इन्फॉर्मेशन भरेंगे एक बार भर दिए बस सेव रहेगा, उसमें कोई कट्टा पिट्टी नहीं होता है। पहले था थोड़ा कट्टा पिट्टी होता था, व्हाइटनर लगता था। अगला, ये कागज रहित होता है, कहीं भी स्टोर करने, कागज करने, रखने, सुरक्षित रखने की जरूरत नहीं है, वो हमेशा प्रूफ के तौर पर रहता है। ये बड़ा तेजी से इसका प्रोसेस है। अगला, ये सुरक्षात्मक है, ऑनलाइन सेफ है, ट्रांजेक्शन फास्ट गति से होता है, सुविधाजनक है। आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन क्या है, हाँ ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अस्थाई खाता संख्या क्या है? अस्थाई खाता संख्या क्या है? इस पर आयकर अधिनियम के प्रावधानों का वर्णन कीजिए, वर्णन कीजिए। ये ध्यान दीजिएगा, नाम लिखे हैं अस्थाई खाता संख्या, जिसको पैन कहा जाता है, इसको परमानेंट अकाउंट नंबर कहा जाता है। ये अस्थाई खाता संख्या का उल्लेख अंडर सेक्शन 139A के अंतर्गत किया गया। अब जानिए ये होता क्या है। पैन कार्ड जिसको जानते हैं, एक प्लास्टिक का लेमिनेटेड कार्ड होता है जो भारत सरकार के आयकर विभाग द्वारा जारी किया जाता है। इसका उद्देश्य होता है क्षेत्र के करदाताओं की पहचान करना। करदाता है तो उसको अपने टैक्स चुकाना, कर का निर्धारण करना, सरकार को टैक्स निर्धारित समय पर चुकाना होता है। अर्थात ऐसा कोई पर्सन जिसकी इनकम 2.5 लाख रुपए से एनुअली अधिक होती है तो इसी पैन कार्ड के जरिए से वो अपना टैक्स का भुगतान कर सकता है। इस पैन कार्ड पर एक कोड होता है, कितने डिजिट का होता है? कितने डिजिट का होता है बताइए, सोचिए थोड़ा मन में कि जो पैन कार्ड पे नंबर होता है वो कितने अंक का होता है? हम्म, 10 डिजिट का होता है। उसी डिजिट के आधार पर आप क्या करते हैं, अपना टैक्स का पेमेंट करते हैं। प्रश्न ये उठता है कि ये जो पैन कार्ड होता है आखिर क्यों लोग बनवाते हैं, कहां कहां जरूरी होता है, इस पर इनकम टैक्स के द्वारा क्या प्रावधान किए गए? ध्यान दीजिएगा, कहीं भी 10 लाख रुपए से अधिक की संपत्ति, अचल संपत्ति का क्रय विक्रय कर रहे हैं तो वहां पैन कार्ड कंपलसरी होता है। दूसरा, कहीं भी दुपहिया वाहन को छोड़कर 4 पहिया वाहन खरीद रहे हैं तो वहां भी पैन कार्ड नेसेसरी होता है। किसी भी बैंक में, डाकघर में, सहकारी बैंक, कोऑपरेटिव बैंक में 50,000 रुपए से अधिक की जमा या निकासी करते हैं तो वहां भी पैन कार्ड कंपलसरी होता है। किसी भी कंपनी के प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय कर रहे हैं तो भी पैन कार्ड अनिवार्य होता है। या एनी टाइम, किसी भी टाइम होटल या रेस्टोरेंट का 50,000 रुपए से आप एक टाइम में नगद बिलों का भुगतान कर रहे हैं तो भी पैन कार्ड देना जरूरी होता है। अगला, कि कहीं से भी कैश ट्रांजेक्शन्स, पे ऑर्डर, बैंक ड्राफ्ट या बियरर चेक्स 50,000 से अधिक एक दिन में आप दे रहे हैं
लेन देन कर रहे हैं तो भी पैन कार्ड नेसेसरी होता है। किसी डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड बनवाना है तो भी पैन कार्ड नेसेसरी होगा, या इसी तरह से किसी भी कंपनी के ऋण पत्र या बॉन्ड खरीद रहे हैं तो 50,000 रुपये से अधिक का तो भी पैन कार्ड बनवाना जरूरी होता है। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन में यदि एक विधि वर्ष में 50,000 रुपये से अधिक का कैश प्रीमियम का भुगतान कर रहे हैं तो भी पैन कार्ड नेसेसरी होता है, या माल या सेवाओं का ट्रांजेक्शन यदि 2 लाख रुपए से अधिक का करते हैं तो भी पैन कार्ड अनिवार्य होता है, इसलिए पैन कार्ड बनाना जरूरी है। और चाहेंगे कि सभी लोग बनवा लीजिएगा क्योंकि उम्र 18 साल से अधिक है। ठीक है, आगे बढ़िए। 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन भी मिट गया। यह है सर्वोत्तम निर्णय का निर्धारण क्या है। सर्वोत्तम निर्णय कर निर्धारण, इसको एक पक्षीय कर निर्धारण क्या है, इस पर जो भी प्रावधान है इन प्रावधानों का वर्णन कीजिए। ध्यान दीजिएगा, सर्वोत्तम निर्णय कर निर्धारण, बेस्ट जजमेंट असेसमेंट, इसका उल्लेख किया गया है अंडर सेक्शन 144 के अंतर्गत। सर्वोत्तम निर्णय कर निर्धारण क्या है, इसका एक और नाम दिया गया है सर्वोत्तम निर्णय कर निर्धारण का एकपक्षीय कर निर्धारण। कहने का मतलब है कि जब भी कोई करदाता अपने कर का निर्धारण ठीक ढंग से नहीं करता तो या कर निर्धारण अधिकारी का सहयोग नहीं करता है कर निर्धारण करने में, तो ऐसी दशा में कर निर्धारण अधिकारी अपने विवेक का प्रयोग करते हुए अपने हिसाब से जो उचित समझे उस करदाता के कर का निर्धारण कर देता है, उसमें किसी से पूछने की जरूरत नहीं होती है, तो इसे ही सर्वोत्तम निर्णय कर निर्धारण कहा जाता है। इसीलिए इसका नाम एकपक्षीय कर निर्धारण रखा गया। अर्थात कर निर्धारण जो अधिकारी है वो अपने ही विवेक का बस प्रयोग करता है, किसी से मतलब नहीं है, जो उसको उचित लगा ठीक ठाक लगा उस करदाता के कर का निर्धारण कर दिया। इसी को सर्वोत्तम निर्णय कर निर्धारण, एकपक्षीय निर्णय कर निर्धारण कहा जाता है। यह सर्वोत्तम निर्णय कर निर्धारण दो टाइप के होते हैं। पहला है अनिवार्य सर्वोत्तम निर्णय कर निर्धारण और दूसरा है विवेकी सर्वोत्तम निर्णय कर निर्धारण। ठीक है, अब यह है कि अनिवार्य सर्वोत्तम कर निर्धारण कब होता है। तो अनिवार्य सर्वोत्तम निर्णय कर निर्धारण का मतलब होता है कि जब किसी करदाता को नोटिस दिया गया लेकिन नोटिस प्राप्ति होने के बाद भी आय का विवरण दाखिल नहीं करता है, तो ऐसी दशा में अनिवार्य सर्वोत्तम निर्णय कर निर्धारण किया जाता है। ये दो टाइप के होते हैं, एक होता है अनिवार्य सर्वोत्तम निर्णय कर निर्धारण, लिख दे रहे हैं तब जान जाएंगे, और दूसरा होता है विवेकीय सर्वोत्तम निर्णय कर निर्धारण। अनिवार्य सर्वोत्तम निर्णय कर निर्धारण क्या होता है, अभी मैं बताया कि जब करदाता को आयकर अधिकारी या कर निर्धारण अधिकारी ने नोटिस दिया कि बाबू कर का निर्धारण कर दिया, हमको टैक्स टाइम से चुका दीजिए गवर्नमेंट को, वो नहीं चुकाता है, नोटिस का अनदेखी कर देता है, सुनता ही नहीं है, तो ऐसी दशा में वो आय का जब विवरण दाखिल नहीं करेगा अपना, तब कर निर्धारण अधिकारी को मजबूरी हो जाएगी कि वहां पे उसका कर का निर्धारण करना, तो वहां पे अनिवार्य सर्वोत्तम निर्णय कर निर्धारण कहा जाता है। अब विवेकी सर्वोत्तम निर्णय कर निर्धारण क्या होता है कि जब करदाता ने, ध्यान से समझिएगा थोड़ा सा अंतर है, जब करदाता ने, ऐसे समझिए जब कर निर्धारण अधिकारी ने करदाता को नोटिस दिया कर निर्धारण कर दीजिए, उसने कर दिया लेकिन सही नहीं किया। जब करदाता के कर निर्धारण से कर निर्धारण अधिकारी पूर्ण रूप से संतुष्ट नहीं हो पाता कि भाई उसने जो अपने इनकम का जरिया बताया है, टैक्स असेसमेंट किया है, ठीक नहीं किया, लग रहा है उसको मतलब कि अच्छा नहीं किया, मैंने कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी है, कमी है, तो ऐसी दशा में वह कर निर्धारण अधिकारी खुद स्वयं उस करदाता के अपने विवेक का प्रयोग करते हुए कर का निर्धारण करता है, जिसे विवेक की सर्वोत्तम निर्णय कर निर्धारण कहा जाता है। ठीक है, बेसिक चीजें जान गए, बाकी बुक से पढ़ लीजिएगा। 12 नंबर
ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेरे बताने का मतलब है इंपॉर्टेंट है, पढ़ जरूर लीजिएगा क्योंकि ये सब बार बार एग्जाम में आते हैं। क्या क्वेश्चन हुआ था 11 की 12 अगला 12वां नंबर क्वेश्चन हमारा है अग्रिम कर का भुगतान। अग्रिम कर का भुगतान के संबंध में प्रावधानों का वर्णन कीजिए। वर्णन कीजिए। एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्सेस, ये क्या होता है? अग्रिम कर का भुगतान, इसका एक और नाम है जैसे कमाओ वैसे चुकाओ, वैसे चुकाओ योजना। ठीक है, मतलब कि जैसे कमाओ वैसे चुकाओ योजना, इसी को एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स कहा जाता है। ये होता क्या है, इसका उल्लेख धारा 207 में किया गया है। धारा कुछ याद करते भी रहिएगा, ये नहीं कि सब बिना धारा ही के लिख दे। कि कहने का मतलब है कि जब कोई भी करदाता आय जैसे जैसे कमाता है वैसे उसे धीरे धीरे टैक्स का पेमेंट करते जाता है। मतलब नियमता तो यह है कि इनकम जिस ईयर में वो करेगा, जिस प्रीवियस ईयर में करेगा, गत वर्ष में करेगा, टैक्स उस वर्ष नहीं देना रहता, उसके अगले साल देना रहता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे करदाता होते हैं जो जिस साल कमाते हैं उसी साल दे देते हैं टैक्स, कि इस साल का इसी साल, अगले साल का अगले साल। तो जो समय से पहले टैक्स पेमेंट कर देते हैं उसी को कहा जाता है अग्रिम कर का भुगतान। अब अग्रिम कर का भुगतान कौन कर सकता है? ध्यान दीजिएगा कि अग्रिम कर का भुगतान वही कर सकता है जिसका व्यवसाय अथवा पेशा हो। मान लीजिए आप नहीं कमा रहे तो एडवांस टैक्स पेड करेंगे? नहीं करेंगे। जिसका बिजनेस प्रोफेशन हो, व्यवसाय पेशा, उससे इनकम प्राप्त हो रही है, उसके लिए जरूरी है एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्सेस। यह ऐसा पर्सन जिसकी उम्र 60 वर्ष से कम है तो वो भी एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स कर सकता है। या ऐसा कोई पर्सन जिसका किसी वित्तीय वर्ष में टैक्स लायबिलिटीज 10,000 रुपये से अधिक हो, वो भी एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स कर सकता है। लेकिन ऐसा कोई व्यक्ति जिसका व्यवसाय पैसा नहीं है, उसे एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स करने की जरूरत नहीं होती। या ऐसा कोई व्यक्ति जिसका टैक्स एक साल का 10,000 रुपये से कम है, उसे भी एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स करने की जरूरत नहीं है। या ऐसा कोई व्यक्ति जिसकी उम्र 60 वर्ष से ऊपर हो, उसे भी कोई कंपल्सरी नहीं है। ठीक है। अब यहाँ अग्रिम कर का भुगतान कैसे किया जाता है ध्यान दीजिएगा। इसकी किस्तें हैं, और 4 किस्तें होती हैं। पहला है 15 जून से पहले। 15 जून से पहले कितना एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स करना पड़ेगा? मान लीजिए जितना भी अमाउंट है उसका 15%। फिर दूसरा डेट है 15 सितंबर से पहले। दूसरा है 15 सितंबर से पहले। कुल का कितना? 45%। मतलब यहाँ पर वो 30% दिया, ये ध्यान दीजिएगा। 15 या 30 या मिलकर 45। 15 सितंबर के बाद से 15 दिसंबर से पहले कितना देगा? फिर यहाँ पे भी उतना ही देगा, 75%। मतलब कितना हुआ? 30% और कैसे? यह 45 या 30, 75। ये होल का है, माने टोटल का। और चौथा है 15 मार्च से पहले। यहाँ पे कितना देगा? पूरा 100%। कितना बच गया? 25%। ठीक है। ये एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्सेस की डेट है। ये भी खत्म। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है 13 नंबर 30। अर्थदंड लगाने के सामान्य सिद्धांत है।
अर्थदंड लगाने के सामान्य सिद्धांत बताइए। सिद्धांत बताइए। ध्यान दीजिएगा, आप लोग को जो मैं क्वेश्चन बोर्ड पर लिख रहा हूं, आपके पिछले 10 सालों के जो भी एग्जाम हुए होंगे इनकम टैक्स के, पेपर मैच कर लीजिएगा, चाहे आप जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, ये सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं आए होंगे। ऐसा नहीं कि अपने मन से ऐसे दे रहा है, ये समझिए कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम, किसी न किसी ईयर में आए होंगे और आगे संभावित है कि आ सकता है, इसलिए बार बार कह रहे हैं, पढ़ लीजिएगा। अर्थदंड लगाने के सामान्य सिद्धांत बताइए। वैसे अर्थदंड कब लगता है? कि जब कोई करदाता आयकर प्रावधानों का पालन नहीं करता है, तो भाई मजबूरन उस पर ऊपर अर्थदंड लगाया जाएगा। जुर्माना भी लग सकता है, सजा भी हो सकती है। लेकिन क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि अर्थदंड लगाने के सामान्य सिद्धांत क्या क्या है। तो पहला, इसमें 4 पॉइंट दिए गए हैं अर्थदंड लगाने के सामान्य सिद्धांत के अंतर्गत। कि पहला जो दिया गया है, थोड़ा सा पिंक, अर्थदंड लगाने का विवेकी अधिकार। अर्थदंड लगाने का विवेकीय अधिकार पहला है। अर्थदंड लगाने का विवेकीय अधिकार मतलब कि करदाता नियमों का पालन नहीं करता है, तो जो कर निर्धारण अधिकारी होता है, वो जो जब उसे लगता है कि हमारे नियमों का अवहेलना कर रहा है, हमारी बात ही नहीं मान रहा है, तो अपने विवेक का प्रयोग करके उसके ऊपर अर्थदंड जितना उचित समझे लगा सकता है। दूसरा क्या? दंड की मात्रा। दंड की मात्रा दूसरा विवेकी अधिकार है, दंड की मात्रा। दंड की मात्रा का मतलब है कि किसी भी करदाता पर यह नहीं कि जितना मर्जी उतना दंड लगा दिया जाए। इसकी एक मिनिमम क्राइटेरिया बना हुआ है कि मिनिमम इतना तक लगाया जा सकता है। जैसा अर्थदंड उसी, जैसा अपराध, जैसी गलती, जैसा उसने गलती किया है, उसी हिसाब के आधार पर अर्थदंड लगाया जा सकता है। अगला है अर्थदंड लगाने की कार्यविधि। अर्थदंड लगाने की कार्यविधि। अर्थदंड लगाने की कार्यविधि क्या होती है? कि अर्थदंड लगाने की कार्यविधि का मतलब है कि किसी भी करदाता पर जब भी अर्थदंड लगाया जाता है, आयकर विभाग द्वारा, आयकर कर निर्धारण अधिकारी द्वारा, आयकर अधिकारी द्वारा या आयकर कमिश्नर के द्वारा, तो लगाने से पहले करदाता को अपना पूरा पक्ष प्रस्तुत करने को मौका दिया जाता है। मतलब उसको सफाई अपना पेश करने का मौका दिया जाएगा कि हाँ आओ बाबू, और जो भी अपना स्टेटमेंट देना है दे दीजिए, समझाइए, तब उसके बाद से हमको जैसा उचित समझेंगे अर्थदंड लगाएंगे। ऐसा नहीं कि अपने मन से लगा दिया जाएगा, उसको पूरा मौका दिया जाएगा। करदाता का अधिकार है अपनी बात प्रस्तुत करने का। अब यहाँ पे भी ध्यान देने चाहिए कि यदि आयकर अधिकारी अर्थदंड लगा रहा है और अर्थदंड 10,000 से अधिक है, तो उसे संयुक्त कमिश्नर से अनुमति लेनी पड़ेगी। ठीक इसी तरह सहायक कमिश्नर या उप कमिश्नर अर्थदंड लगा रहा है और 20,000 रुपये से अधिक है, तो उसे भी कमिश्नर से, संयुक्त कमिश्नर या मुख्य कमिश्नर से अनुमति लेनी आवश्यक है। और चौथा है एक से अधिक धारा के अंतर्गत अर्थ। एक से अधिक धारा के अंतर्गत अर्थदंड। इसका मतलब है कि करदाता एक गलती को छोड़कर कई गलतियां करता है, गलती पे गलती करता है, तो उस पर कई धाराओं का भी अर्थदंड लगाया जा सकता है। ये नहीं कि गलती किया एक ही बार अर्थदंड लगाया जाए तो दूसरा नहीं लगेगा। यदि वो अपराध जारी रखता है तो, नहीं रखता है तो कोई बात ही नहीं। तो ये अर्थदंड लगाने के 4 मुख्य सिद्धांत थे। मिटा इसको। और 14 नंबर क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। 13 हो गया, 14 देखिए। 14 भाई क्या है? 14 लास्ट है। कर नियोजन क्या है, इसके उद्देश्य बताइए। कर नियोजन क्या है, इसके उद्देश्य बताइए। ये समझिएगा आज का शॉर्ट क्वेश्चन का ये 14 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। पढ़ेंगे तो पक्का है कुछ ना कुछ तो क्वेश्चन मिल ही जाएगा, क्योंकि पूरे बुक से कवर किया गया। अब देखिएगा टैक्स प्लानिंग क्या होता है बताइए।
टैक्स प्लानिंग का मतलब होता है कि जब आयकर अधिनियम के सारे प्रावधानों को पढ़कर, ध्यान में रखकर, उसके छूटों और कटौतियों के बारे में जानकारी करके, ठीक ना, उसका भरपूर जब लाभ उठाया जाता है या लाभ उठाने का प्रयास किया जाता है, उसको ध्यान में रखकर हम टैक्स का असेसमेंट करते हैं, टैक्स की प्लानिंग करते हैं, योजना बनाते हैं कि हम कैसे टैक्स पेड करेंगे, तो वही कर नियोजन है। कर नियोजन का मतलब है कि आयकर अधिनियम अर्थात विधान या कानून का पूर्ण रूप से पालन किया जाता है, पहले से इसके बारे में गहन अध्ययन किया जाता है, इसके सभी छूटों कटौतियों प्रावधानों के बारे में जानकारी की जाती है और उसके आधार पर हम टैक्स का जो असेसमेंट करते हैं वही हमारा टैक्स प्लानिंग कहलाता है, ठीक ना। टैक्स प्लानिंग करना प्रत्येक करदाता का पूर्ण अधिकार होता है। टैक्स प्लानिंग करने से करदाता के साथ साथ सरकार, समाज, सबको बेहतर रहता है, सबको सुविधाजनक रहता है। प्रश्न ये उठता है कि इसके उद्देश्य क्या है, कर नियोजन के उद्देश्य कौन कौन से हैं, किस पर्पस से कर नियोजन टैक्स प्लानिंग किया जाता है। पहला पर्पज है सकल कुल आय में कटौती लेने के लिए, मतलब कि ग्रॉस टोटल इनकम के माध्यम से हम कुछ डिडक्शन कर लेंगे तो हमारी टैक्स लायबिलिटीज कुछ कम हो जाएगी। इस उद्देश्य से भी टैक्स प्लानिंग किया जाता है। कर दायित्व में कमी लाने के लिए, दूसरा है कर दायित्व में कमी लाने के लिए, कर दायित्व में कमी लाने के लिए भी टैक्स प्लानिंग किया जाता है। और भी कारण है मुकदमेबाजी में कमी लाने के लिए भी टैक्स प्लानिंग किया जाता है। और भी कुछ उद्देश्य है, बताइए, सोचिए क्या उद्देश्य है। लागत में कमी करने के लिए भी, लागत में कमी लाने के उद्देश्य से भी टैक्स प्लानिंग किया जाता है। आर्थिक अपनी उन्नति करने के लिए भी टैक्स प्लानिंग किया जाता है। किस वजह से किया जाता है, आर्थिक उन्नति के लिए भी टैक्स प्लानिंग किया जाता है। और किस उद्देश्य से किया जाता है, रोजगार में वृद्धि के लिए भी टैक्स प्लानिंग किया जाता है। फिलहाल शॉर्ट क्वेश्चन में जो आज दूसरा मिडिल जिसको क्वेश्चन कहा जाता है, मिडिल क्वेश्चन का आज 14 क्वेश्चन बस दिए हैं आज आपको। ये 14 क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आज का लेक्चर बस यहीं पे मैं समाप्त कर रहा हूँ। और आपसे एक चीज़ कहना चाहेंगे कि जो ये लेक्चर दिया जा रहा है बहुत डीपली नहीं पढ़ाया गया है, हल्का हल्का पढ़ाया गया है उसके बारे में, ताकि आप जान जाए, क्वेश्चन जान जाए, उसके बारे में कुछ पॉइंट्स जान जाए। और ये वीडियो कैसा लगेगा आप जरूर कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा। आगे का जो भी सब्जेक्ट का है लेक्चर्स वो तभी जाएगा जिस इस लेक्चर पर रिस्पॉन्स अच्छा रहेगा। क्योंकि मैं आपके लिए बना रहा हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को पूरे बुक से रीड करके, पिछले 10 सालों के पेपर का अध्ययन करके क्वेश्चंस कुछ कलेक्ट किया, ताकि आप उतना पढ़ लें तो कुछ अच्छा नंबर गेन कर जाए। और जब इस पर रिस्पॉन्स आता है तो बाकी पेपरों का भी ऐसे ही आपको क्वेश्चन देंगे और उस पर कुछ आंसर बनाएंगे। ठीक है, तो ये वीडियो कैसा लगा लाइक और कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। और एक चीज़ और कहेंगे कि यदि अच्छा लगे तो अपने फ्रेंडों में थोड़ा जरूर शेयर करिए, क्योंकि शेयर ही बस वही आपका रिस्पॉन्स है। कितना अधिक शेयर करेंगे वही मुझे रिस्पॉन्स समझ में आएगा। ठीक है, फिर कल मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।